रावलपिंडी में भी काफ़ी परेशानी नज़र आ रही है और वहाँ पे भी अनरेस्ट चल रहा है क्योंकि कोर कमांडर मंगला उनके साथ क्या हुआ अभी तक उसकी तफसीलात तो सामने नहीं आई, लेकिन जो तफसील सामने आई है उसके मुताबिक उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, यानी कि उन्होंने क़ब्ल अज़ वक़्त रिटायरमेंट ले ली है। लेकिन क्या उनकी क़ब्ल अज़ वक़्त रिटायरमेंट उनकी मर्ज़ी से हुई है या फिर उन्हें मजबूर किया गया है? ये है असल सवाल, क्योंकि अगले 4-6 हफ्तों में बहुत कुछ होना है और बड़े पैमाने पे फ़ार पाकिस्तान में रीशफलिंग होनी है। 3-4 कोर कमांडर्स की तब्दीली की इत्तलाआत हैं और डीजीआईएसआई को भी तब्दील किए जाने की खबरें चल रही हैं। ये सब कुछ हो रहा है, डीजीआईएसपीआर को भी तब्दील किए जाने की इत्तलाआत हैं। ये बहुत बड़ी खबर जो है वो बनने जा रही है। और कल अचानक एक खबर चली, क्योंकि ये चीज़ें तो मौजूद थीं कि कोर कमांडर मंगला जो हैं वो कहाँ हैं और ख़ामोश क्यों हैं, ड्यूटी पर नहीं हैं, उनको वहाँ से हटा दिया गया था और वहाँ पे नए कोर कमांडर तैनात किए गए थे, लेकिन इसका अनाउंस नहीं किया गया था किसी भी जगह पे। ये खबर रिलीज़ नहीं हुई कि नए कोर कमांडर मंगला किसको ज़िम्मेदारी दी गई है। ये आज जो है कल ये खबर उस वक़्त सामने आई जब ये पता चला कि अचानक ये खबर चली कि अहम ओहदे पर तैनात आला अफसर की रिटायरमेंट का मामला। जब ये आया मामला तो पता चला कि 30 अप्रैल 2024 से कोर कमांडर मंगला उन्होंने कोर कमांडर मंगला ने क़ब्ल अज़ वक़्त रिटायरमेंट ले ली है। ईमान बिलाल सफ्दर उन्होंने ले ली है 30 अप्रैल, लेकिन उनमें जो इम्पोर्टेंट खबर ज़ाहिर है उसके बाद पता चलाने की कोशिश की गई तो आहिस्ता-आहिस्ता ये खबर सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे इसका ज़्यादा चर्चा आया। पहले एक ट्वीट हुआ और उसमें ये ट्वीट मोहसिन नवाज साहब ने किया। उन्होंने कहा जी कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल ईमान बिलाल सफ्दर क़ब्ल अज़ वक़्त रिटायर, वफाकी काबीना ने दरखास्त मंजूर कर ली। ज़राए के मुताबिक कोर कमांडर मंगला ने वजारत दिफा के ज़रिए वफाकी हुकूमत से दरखास्त भेजी थी, जिसमें कहा गया था कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पर मज़ीद खदमात सरअंजाम नहीं दे सकते। अब ये मामला इतना सादा नहीं है कि उन्होंने ये दरख्वास्त ज़ाती वजूहात की बिना पर, वजूहात ज़रूर थीं लेकिन वो ज़ाती नहीं थीं। और कोर कमांडर मंगला ईमान बिलाल सफ्दर साहब को कुछ अर्सा पहले ही काम करने से रोक दिया गया था। ये मुवक्कर तरीन ज़राए का कहना है। और उसके बाद फिर इसमें मारिन निज़ामी साहब ने ट्वीट किया अगला कि जी क़ब्ल अज़ वक़्त रिटायर होने वाले कोर कमांडर मंगला लेफ्टिनेंट जनरल ईमान बिलाल सफ्दर के हवाले से काबिल ज़िक्र ये बात है कि उनका नाम नवंबर 2025 में नए आर्मी चीफ की सीनियरिटी लिस्ट में शामिल था। अगर मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन नहीं मिलती तो जनरल ईमान बिलाल सफ्दर जो हैं उनका नाम बतौर आर्मी चीफ ज़ेर गौर आता, लेकिन अब वो क़ब्ल अज़ वक़्त रिटायर हो चुके हैं। ये बुनियादी तौर पे ये बहुत बड़ी खबर है और इस खबर के अंदर बहुत सारी खबरें जो हैं वो पिन्हा हैं और उसकी वजह ये है कि 3-4 कोर कमांडर्स जो हैं अभी अगले महीने एक और बड़ी तब्दीली की इत्तला है मई में, और वो है डीजीआईएसपीआर उनकी प्रमोशन होनी है और उनकी प्रमोशन होकर उनको कहाँ भेजा जाता है ये तो अभी नहीं पता, लेकिन ज़्यादा इम्कान यह है कि हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सला में उनको भेजा जाएगा, उनको प्रमोशन दे के। और उसकी जगह पे फिर अभी कोर कमांडर मंगला जो हैं वो रिटायर हो गए और उनकी जगह पे भी अगले महीने एक 2 स्टार से 3 स्टार प्रमोट किया जाएगा। इसी तरीके से फिर डीजीआईएसपीआर तब्दील होंगे, उनकी जगह पे किनको लाना है ये इम्पोर्टेंट पोस्ट है। उसके बाद अगली जो पोस्ट होगी वो है डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजुम, और उनको भी ये तब्दील करना चाह रहे हैं। और देखना यह है कि ये सारी तब्दीलियाँ किस तरीके से नज़र आएंगी, क्योंकि शाहीन सेबाई साहब ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि फ़ौज में अखाड़ पिछाड़ और सब अपनी कुर्सी और नौकरी बचाने के चक्कर में हैं। कई जर्नैल निकाल दिए जाएंगे और कई ब्लैकमेल करके अपनी नौकरियां पक्की करने की कोशिश में हैं। सिपा सलार एक आगे फिर वो ज़रा सख्त गुफ्तगू है, मैं वो नहीं करना चाह रहा। और जनरल नदीम अंजुम को ख्वाब में भयानक मंजर नज़र आ रहे हैं। सियासतदान इंतज़ार कर रहे हैं जैसे किसी बड़े मुर्गे की दरख्वास्त आए और नौकरी की मुद्दत बढ़ाने के लिए, तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि आगे फिर हम आगे काम करेंगे। तो सूरत हाल इस वक्त ये है कि
معاملات درون خانہ کافی سرگرم عمل ہیں. تو اگلے مہینے میں یہ سب کچھ ہونا ہے، اور مئی میں یہ سب کچھ ہونا ہے. اور مئی میں 3 کور کمانڈرز تبدیل ہونے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر بھی تبدیل ہونے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور وہاں پہ جو اس وقت سرونگ کور کمانڈر ہیں ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ ان کی جگہ آئیں گے. لیکن ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ کور کمانڈر کراچی اور سابق ڈی جی آئی ایس پی آر جناب بابر افتخار صاحب، بابر افتخار جو ہیں، افتخار بابر صاحب جو ہیں، وہ بھی اس پوسٹ کے لیے ولنگ ہیں. اور کیونکہ کچھ لوگوں نے بتایا کہ کیونکہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر رہ چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ساری چیزوں کو سنبھال سکتے ہیں، میڈیا کو بہت اچھا ہینڈل کر سکتے ہیں، تو وہ بھی آنا چاہ رہے ہیں بطور ڈی جی آئی ایس آئی کور کمانڈر کراچی. کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کراچی کا جو مینڈیٹ ہے وہ 100% کراچی کا جو مینڈیٹ ہے وہ عین چوری کیا گیا ہے. اور فارم 47 جو ہیں وہ سب سے زیادہ اگر تقسیم ہوئے ہیں تو وہ کراچی میں ہوئے ہیں، اور وہاں کے تمام فارم 47 جو ہیں وہ تقسیم کیے گئے، اور 45 فارم والے جو باہر ہیں، اور وہاں پہ ثبوت بھی موجود ہیں. اور جماعت اسلامی کے اس وقت کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں وہ تو اپنی سیٹ بھی واپس کر چکے کہ میں نہیں جیتا، پاکستان تحریک انصاف جیتی. تو وہاں سے یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کور کمانڈر کراچی جنرل بابر افتخار جو ہیں وہ بھی ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ امیدوار ہیں. اور یہ اس وقت کی سچویشن چل رہی ہے. یہ تو ہے افواج پاکستان کے اندر کے معاملات جو کہ میں نے آپ کو بتایا، اور یہ ہونے ہیں اسی مہینے مئی میں ہونے ہیں. اور میں بار بار جو کہہ رہا ہوں کہ کافی زیادہ اس وقت ہوگا جی سرگرم عمل، بہت بڑا تبدیلیاں اس مہینے میں آنی ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں. اسی لیے عمران خان صاحب کی جو مقدمات ہیں وہ رکے ہوئے ہیں، اور عمران خان صاحب کے جو عدالتوں میں مقدمات ہیں وہ رکے ہوئے ہیں. ان کی اپیلوں پہ سماعت آگے نہیں بڑھ رہی، اور ان کی اپیلوں پہ سماعت آگے نہیں بڑھ رہی، اور ان کے وکیل کبھی غائب ہو جاتے ہیں، اور کبھی ججز اس وقت انڈر پریشر ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا کھیل ہے جو کہ انفولڈ ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد آتے ہیں جی جو اگلی خبر ہے وہ ہے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا، اور قومی اسمبلی کا اجلاس میں ججز کا خط ڈسکس ہونا تھا، اور جو عدلیہ اس وقت زیر بار ہے اور ججوں کو دھمکایا جا رہا ہے، بلیک میل کیا جا رہا ہے، وہ بھی ڈسکس ہونا تھا، بحث ہونی تھی قومی اسمبلی میں. لیکن حکومت جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس سے راہ فرار انہوں نے اختیار کی، اور نہ صرف راہ فرار اختیار کی بلکہ وہ کورم کی نشاندہی کرتے ہوئے واک آؤٹ کر گئے. یعنی حکومتی ارکان جو ہیں وہ واک آؤٹ کر گئے اور اپوزیشن سے ڈر گئے، اور اپوزیشن کے چند تقاریر بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ ان کا کوئی جواب نہیں تھا.